नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल सिलेक्शन गाइड में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग एग्जाम के लिए बैंकिंग एसबीआई आईबीपीएस या आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी या एलआईसी वगैरह जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के एग्जाम होते हैं उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप सब जानते हैं कि अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में बैंकिंग के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि एसबीआई क्लर्क पीओ का पीटी हो चुका है, एसबीआई मेंस क्लर्क और पीओ का मेंस होने वाला है। इसी के साथ साथ आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम भी आने वाला है। तो इसी सब को देखते हुए एक बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस कह लीजिए या आप इकोनॉमिक्स कह लीजिए, जो बैंकिंग में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको कोई एग्जाम इसमें सिलेक्शन लेना है तो इसी को देखते हुए मैं आप लोगों को बैंकिंग और इकोनॉमी का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा जो एग्जाम में शेड्यूल है कि आईबीपीएस आरआरबी और एसबीआई सभी का एग्जाम का लगभग सेम सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उस सबको हम कवर कर लेंगे। तो इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी सीरीज को देखें। आज हम बैंकिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। जब हम कोई क्लास स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली है कि हम उसके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। तो आज की जो क्लास होगी वो बैंकिंग से रिलेटेड होगी कि बैंक का क्या हिस्ट्री क्या है, बैंक जो आज देख रहे हैं हम वही है कि क्या था। तो आज की क्लास के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये आपको पूरा सिलेबस में एक दिन में तो हो नहीं सकता, आप भी जानते हैं, और मैं अगर कोशिश भी करूँगा तो आप लोगों के ऊपर से चला जाएगा। तो इसीलिए वीकली अभी मैं इसको 3 डेज वीक में आपको एक क्लास मिलेगी। जैसे आज ट्यूसडे है, जैसे आज वेडनेसडे है, तो ये आपको फ्राइडे और मंडे आप कह सकते हैं कि मतलब अभी हो गया एमडब्ल्यूएफ में मॉर्निंग में आपको 11 AM पे एक क्लास आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसमें भी आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन का सॉर्ट आउट किया जाए। और जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को एग्जाम में जितना हेल्प किया जा सके। जैसे कि मैं खुद एक बैंकर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बैंकिंग के एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम आता है और हमें उसे कैसे टैकल करना होता है। अभी का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे, मार्च एंड हो चुका है समझिए, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई के लास्ट से आपका एग्जाम आईबीपीएस आरआरबी का पीटी हो जाएगा। आपका अप्रैल में एसबीआई क्लर्क का मेंस हो जाएगा। तो ये सब देखते हुए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यू रहें, मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है बैंकिंग हिस्ट्री, कि आज जो हम बैंक देख रहे हैं, बैंकिंग वो नहीं है कि आज आपने जब जिसको स्कैन करके पेमेंट करना हो आपने पेमेंट कर दिया। क्या हमेशा से बैंकिंग इतना आसान रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप जाते हैं कहीं पे कुछ शॉपिंग करते हैं, यूपीआई कर दिया पेमेंट हो गया, एमपीएस कर दिया पेमेंट हो गया। अब तो ऐसा कंडीशन आ गया एनईएफटी और आरटीजीएस का भी यूज बहुत कम हो गया है। आईएमपीएस भी ना, जब ये आईएमपीएस आया था तो सबसे ज्यादा इसका यूज हो रहा था, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या होगा अब सबको पता है, यूपीआई। तो बट बैंकिंग ऐसा नहीं था स्टार्टिंग से। बैंकिंग ने बहुत स्लोली ग्रोथ किया है और एक आज ऐसा आ गया है कि आप विद इन सेकेंड पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपको ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था। जब एंशिएंट बैंकिंग था, एंशिएंट का मतलब जो 17वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी के आसपास का
16 और 17 सेंचुरी के आसपास की जो बैंकिंग थी वो बिल्कुल नहीं थी। ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि आप सारा जो बैंकिंग होता था मैनुअल होता था। अभी तो आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल बैंकिंग हो गई है, टेक बैंक हो गया, एक तरह से आप समझिए कह सकते हैं इन शॉर्ट। कहीं पे भी आप मैनुअल काम नहीं होता, हर काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, फिजिकल पे काम होता है बैंक में। और अभी जो मोस्टली बैंक यूज कर रहे हैं फिजिकल 10 यूज कर रहे हैं। एसबीआई है जो बैंक 24 यूज करता है। बाकी ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितने भी बैंक है उसमें से 70% बैंक फिजिकल एक सॉफ्टवेयर होता है वो यूज करता है। बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, पहले रजिस्टर और पेज पे बैंकिंग चलता था। तो अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो बैंकिंग का हिस्ट्री है बहुत पुराना रहा। हमारा इतिहास एंशियंट टाइम से ही बैंकिंग हुआ। एंशियंट बैंकिंग ब्रिटिश एरा के साथ बैंकिंग हुआ, फिर बैंकिंग का नेशनलाइजेशन हुआ, फिर लिबरलाइजेशन हुआ, फिर डिजिटल आज जो आप देख रहे हैं, आज जिस फॉर्म में आप हुआ है डिजिटल बैंकिंग। तो यही सब धीरे धीरे बैंक बिल्कुल स्टार्टिंग से ग्रो किया इनिशियल फेज से। तो इसी को अब आगे देखते हैं। एंशियंट बैंकिंग में क्या था कि जो मर्चेंट बैंकिंग होता था, इसमें क्या होता था जो मनी लेंडर्स होते थे, जिसे आप साहूकार और आप लोगों ने महाजन जो पढ़ा होगा या मूवीज में देखा है, वही लोग बैंकिंग करते थे। मतलब अगर लोगों को जरूरत होता था तो उन्हीं लोगों से पैसा लेते थे वो लोग और उन्हीं को चुकाया जाता था, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो कोई बात ही नहीं था। अगर पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने मनी लेंडर से पैसा लिया है, उसे जरूरत हुआ, उसने कुछ उधार लिया उसे, तो उसके बदले उसके यहाँ पे जिंदगी भर काम करना पड़ जाता था। एक ऐसा भी इतिहास था हमारे बैंकिंग सेक्टर का कि अगर किसी ने किसी से पैसा लिया तो वो प्रिंसिपल तो छोड़ ही दीजिए आप, वो इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाते थे, इतना हाई इंटरेस्ट रहता था। और आज भी अगर आप देखें, जब आप मनी लेंडर की बात करते हैं, अगर आप किसी गांव में जाके देखें छोटे शहर में, तो आज भी 2-3 रुपए पर सैकड़ा कहा जाता है, मतलब पर 2-3 रुपीज पर 100। 2-3 रुपए मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ये 5-10 तक भी चला जाता है पर 100 रुपीज पर मंथ। या आप ये ना समझे कि ईयरली है 2-3 रुपए, ये पर मंथ है। इसका मतलब अगर 2 रुपए के हिसाब से मंथ है तो कितना हो गया, 24 रुपीज पर 100। 24% का इंटरेस्ट हो गया आज की डेट में। तो आप सोचिए कि उस टाइम क्या रहा होगा। तो इसी को धीरे धीरे बैंकिंग स्टार्ट हुआ कि कैसे करना है। बैंकिंग पहले क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता था, फिर धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर होने लग गया जिसमें कि बैंक की स्थापना हुई। बैंक मनी लेंडर से लोग बैंक की तरफ शिफ्ट हुए। जो इंडिया में पहला बैंकिंग सेटअप हुआ था, जो फर्स्ट बैंक था इंडिया का, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आज भी अगर आप सर्च करेंगे तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान फर्स्ट बैंक था इंडिया का। ये 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये बाद में 1830-32 में क्लोज हो गया था। ड्यूटी इसका जो बंद होने का रीजन था, ये 1819 में एक क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इसी की वजह से ये 1830-32 में बंद हो गया था। उसके बाद 1806 में एक बैंक खुला था, बैंक ऑफ कलकत्ता, कोलकाता बोलते थे जिसे। इसका नाम बाद में बैंक ऑफ बंगाल हो गया था। इसी तरह एक और बैंक की स्थापना हुई थी, वो लेटर 19 में हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। जो इंडिया में सबसे पहली जो पेपर करेंसी यूज हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 1861 में किसके द्वारा किया गया था। 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं लोगों के द्वारा किया होगा। तो पेपर करेंसी भी हमारे यहाँ पे कब आया था, 1861 में। इसके अलावा अगर इसके आगे देखते हैं, जब आप इसके आगे जाइएगा तो 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक जो बना था वो 3 बैंकों को मिला के बना गया था। इसमें जो एक चीज और था, कौन कौन सा बैंक था, कोई बता सकता है आप में से? तो वीडियो को पॉज करके बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन सा बैंक था। इसमें जो एक बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और बैंक ऑफ बंगाल, और बैंक ऑफ मद्रास। इसमें क्या क्या मैंने बताया आपको। इसमें जो 3 बैंक थे, कौन कौन से थे वो, बैंक ऑफ बंगाल,
ठीक है, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल प्लस बैंक ऑफ मुंबई प्लस बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंकों को मिला के बनाया गया था इंपीरियल बैंक 1921 में। बाद में इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में नेशनलाइज करके, नेशनलाइजेशन हो गया इसका और इसको बना दिया गया एसबीआई, जिसे आज आप एसबीआई के नाम से जानते हैं। क्या बना दिया गया इसको? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट से पहले, जब तक आरबीआई एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ 1935 में, उससे पहले जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था वो यही था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कम माना जाता था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। वही चीज यहाँ पे मेंशन है कि इसके बाद क्या हुआ था कि 1955 में, जैसे मैंने आपको बताया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश था, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों से मिलकर बना था? 3 बैंक से। मैंने अभी बताया आपको, आप एक बार दोबारा उसको रियलाइज रिवीजन कर सकते हैं। 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन करके, मतलब राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीय, इससे पहले जो बैंक थे, जितने भी बैंक थे, सब प्राइवेट बैंक थे, कोई भी गवर्नमेंट बैंक नहीं था, एसबीआई को छोड़ के और एसबीआई के एसोसिएट्स को छोड़ के। मैंने आपको बताया कि 1955 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। इसी के साथ साथ 1959 में एसबीआई के जो 6 एसोसिएट बैंक थे, 6 एसोसिएट्स बैंक थे, उनका भी नेशनलाइजेशन किया गया था। एसोसिएट्स बैंक थे जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ गन्ना, ऐसे ही टोटल 53 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ऐसे ही 6 बैंक थे जिसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1959 में। ठीक है, तो उसके बाद 1969 में 14 और जो बैंक थे, उसने जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? नरसिम्हा कमेटी पे। क्वेश्चन कितनी बार आ जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट नेशनलाइजेशन जो हुआ था बैंकिंग का, वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था 1969 में। इसी तरह फिर जब 1980 में दोबारा 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, जिससे कि गवर्नमेंट को जो अपना क्राइटेरिया फॉर पब्लिक को जो सर्विस देना था, उसके लिए और बैंकों की जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज किया था। तो टोटल जो बैंक हो गए थे, आप देखिएगा तो 20 हो गया था, बट ये जो नंबर ऑफ था एसबीआई को मिला लेते आप उसको, तो ये 27 हो गया था उसके एसोसिएट्स बैंक को। ये बाद में सब एसबीआई में मर्ज कर गए थे, उससे पहले 6-7 बैंक अलग हुआ करते थे, एसबीआई अलग और उसके स्टेट बैंक, उसके एसोसिएट बैंक अलग। इसका जो मेन मोटिव था कि जो बैंकिंग और गली एरिया तक पहुंचाया जा सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, क्योंकि उस टाइम तक बैंकिंग का पहुंच सब लोगों के पास नहीं था। गांव और से छोटे छोटे शहरों में तो बैंक के ब्रांचेस भी नहीं थे, इसीलिए नेशनलाइजेशन किया गया था कि बैंकों का जो ब्रांचेज हैं वो गांव वाले एरिया में भी खुलवाया जा सके। आप खुद सोचिए कि प्राइवेट बैंक क्या है? बैंक एक बिजनेस है। बैंक इज ए बिजनेस। जैसे एक दुकान चलता है वैसे ही बैंक चलता है। बैंक क्या काम करता है? एडवांस देता है और डिपॉजिट लेता है। मतलब आप लोगों का अगर अकाउंट होगा किसी ब्रांच में, तो आप क्या करने जाते हैं वहां पे? या तो आप डिपॉजिट करने जाते हैं, या किसी को फाइनेंस करवाना तो वो जाते हैं। तो बैंक क्या करता है? बैंक आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज रेट पे एडवांस देता है, और आपसे जो पैसा लेता है, जो आपके डिपॉजिट अकाउंट में रखता है, कासा में, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, उस पर कुछ इंटरेस्ट देता है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंकिंग का इनकम होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो बैंक क्या है? एक बिजनेस दुकान है ना? तो हम लोग क्या काम करते हैं? यही करते हैं।
तो लेकिन अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर क्यों जाएगा आपके रूरल एरिया में अपनी सर्विस देने, वो भी आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करने की, भाई आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन देना, आपको गरीब लोगों को बैंकिंग से जोड़ना। ये प्राइवेट सेक्टर का कभी भी रोल नहीं होता। उसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, कि वो कैसे अपने प्रॉफिट और बिजनेस को मैक्सिमाइज कर सके। इसी के लिए आप बैंक का नेशनलाइजेशन किया गवर्नमेंट के द्वारा, और ये बहुत अच्छा डिसीजन था एक एज ए बैंकर मैं कहूँ आपको तो। क्योंकि इससे क्या हुआ, बैंकिंग में जो नंबर ऑफ कस्टमर्स थे वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़े थे। और जैसे ही आप देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हुआ था 2014 में, दोबारा जनधन योजना जो आया था, उसके बाद जो कस्टमर का फुटफॉल था वो कितने टाइम से बढ़ गया है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप कहीं ब्रांच उस टाइम जाते हो और आज जाइए आप किसी ब्रांच में, तो आपका नंबर ऑफ जो पर्सन है, जो पब्लिक है, आपको लगेगा नहीं कि वही ब्रांच है। और बिजनेस भी इतना बढ़ गया ब्रांचेस का। मैं जब जिस बैंक में हूँ, जो बिजनेस 2014 से 13 से पहले जहाँ का बिजनेस 20 करोड़ था, आज वो ब्रांच 60 करोड़, 80 करोड़, 200 100 करोड़ तक का बिजनेस चला गया है। क्यों? क्योंकि तो हर आदमी का अकाउंट है इस ब्रांच में। तो इसीलिए फाइनेंशियल का मोटिव था गवर्नमेंट का, इसीलिए गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक का स्टेब्लिशमेंट किया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो था आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका जो मेन मोटिव था, ये रूरल एरिया को, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, इसका मेन मोटिव था। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना और रूरल एरिया में सर्विस देना, इसका मेन मोटिव था। और साथ साथ आप कह सकते हैं इसका जो एक और का मेन काम था वो था फार्मर्स को मिनिमम इंटरेस्ट पे एडवांस प्रोवाइड करवाना, मतलब उनको क्रेडिट देना कि वो आप अपना बिजनेस खेती कर सकें। आपको ही पता है कि हमारा जो इकोनॉमी है आज भी काफ़ी हद तक फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उस टाइम पे तो और ज़्यादा था कि हमारा जो इकोनॉमी था 60-70% इकोनॉमी पे डिपेंड, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि हमें इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि कोई स्पेशलाइज्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए जो पर्टिकुलर उसी चीज में अपना सर्विस, उसी एरिया में सर्विस करे और लोगों को आसानी से लोन प्रोवाइड करवाए, जिससे कि लोग अपना खेती या एग्री मछली पालन और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज हैं उसको कर पाए। इसी को देखते हुए जो फर्स्ट आरआरबी स्टेब्लिश हुआ था वो प्रथमा बैंक था यूपी में, 1975 में हुआ था 2 अक्टूबर को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को। और ये जितने भी आरआरबी होते हैं उनको एक पब्लिक सेक्टर का जो बैंक होता है वो स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आरआरबी के स्टेब्लिशमेंट कौन सी कमेटी पे हुआ था? मैक्सिमम कमेटी पे हुआ था। और स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? फर्स्ट आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 यूपी में हुआ था। प्रथमा बैंक उसका नाम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नबार्ड का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो नबार्ड का हुआ था। कि नबार्ड का मतलब क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म कितनी बार आ जाता है एग्जाम में कि नबार्ड में बी जो लेटर है उसका क्या मतलब है, ये आर जो है उसका क्या मतलब है, या कभी कभी फुल फॉर्म दे देता है, उसमें से आपको ठीक वाला करेक्ट करना होता है कि कौन सा आंसर इसका सही था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप नाम से ही समझ सकते हैं इसका क्या मोटिव है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, मतलब कृषि और ग्रामीण विकास। मतलब इस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ही इसीलिए हुआ था कि ये गांव का जो एरिया है और जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी जो किसानी है उसके एग्रीकल्चर के लिए कस्टमर को जो जिनका रिक्वायरमेंट है उनको एडवांस या लोन प्रोवाइड करवाए
सस्ते इंटरेस्ट रेट में। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में हुआ था, 1982। किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? शिवरामन कमेटी पे हुआ था। इसकी कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1971 में। वही मैंने आपको बताया इसका फंक्शन क्या है, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। मतलब ये क्या होता है, जो आरआरबी है या जो भी रूरल क्रेडिट के लिए काम करते हैं उनको रिफाइनेंस करती है एक तरह से। जो एस्टेब्लिश नाबार्ड का हेड ऑफिस है वो कहाँ है आपका? नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। इसके चेयरमैन कौन है? आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि इसके जो चेयरमैन है वो फिलहाल कौन है। चलिए अब आगे देखते हैं। जब हम लेबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो जो हमें ईयर याद आता है वो आता है 1991। 1991 में गवर्नमेंट ने एक नई इकोनॉमी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था जिसे एनईपी 1991 भी बोला जाता है। उस टाइम के जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उससे पहले हमारी जो इकोनॉमी था 1991 से पहले वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी माना जाता था, और क्लोज्ड इकोनॉमी ही था जिसमें कि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था, एफडीआई नहीं था, या कोई भी अदर कंट्री कंपनी हमारे यहाँ पे आके बिजनेस नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज थे उनके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन था। कुछ सेक्टर ऐसे थे जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर सकता था। उन्हीं सबसे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के से इन सबसे रिस्ट्रिक्शन कम हो गया और कुछ सेक्टर से रिस्ट्रिक्शन हट भी गया था। तो बैंकिंग सेक्टर में इसका काफी बेनिफिट हुआ। बैंकिंग सेक्टर में कुछ नए बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और भी बहुत सारे बैंक थे। ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिनको आप लगातार सुनते रहते हो। ये अपनी इंडस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन सब के आने से बेनिफिट ये हुआ बैंकिंग सेक्टर को कि बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया काफी अच्छा। आप क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट एटीएम जो हमारा इशू हुआ था वो किसने किया था इंडिया में? कौन से बैंक ने किया था? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट था वो एचएसबीसी ने किया था। कब किया था? 1987 में फर्स्ट एटीएम। इसके साथ साथ अगर आपको पता हो तो आप ये भी बताइए कि आपका आरटीजीएस और एनईएफटी का इंट्रोडक्शन कब किया गया था, और फर्स्ट टाइम आरटीजीएस एनईएफटी कब इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये दोनों जो होता है आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, आप एनपीसीआई इसका आंसर मत लगा दीजिएगा क्योंकि आज की डेट में जितनी भी चीजें हो गई है उससे से मोस्टली एनपीसीआई मैनेज करता है, बट आरटीजीएस और एनईएफटी अभी भी आरबीआई मैनेज करता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इसलिए डिजिटल बैंकिंग की तरफ ही जाएगा। आज की डेट में देखें हमारा बैंकिंग पूरा सिस्टम डिजिटल हो चुका है। तो आरबीआई ने जो इंट्रोड्यूस किया था पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये फुली टेक सेवी बैंक है। आप अगर देखेंगे तो पेमेंट बैंक कौन सा पेमेंट बैंक है? एयरटेल पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे तो उत्कर्ष है, उत्कर्ष फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये सब फुली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आपको अगर इनमें अकाउंट खुलवाना है तो आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। सब वैसे तो आप बाकी बैंक भी कर रहा है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से कंपेयर करेंगे, जो आज की डेट में भी जो हमारे गवर्नमेंट बैंक हैं और जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी टेक्नोलॉजी में काफी डिफरेंस है। ठीक है, तो यही सब इम्पोर्टेंस हो जाता है प्राइवेट सेक्टर के आने से। बैंकिंग सेक्टर को काफी बेनिफिट यही हुआ कि टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की आ गई है आज की डेट में। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उससे भी डिजिटल पेमेंट को काफी बढ़ावा मिला था कि कैश का शॉर्टेज था, तो इस वजह से लोगों को फोर्सली भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ा था। 2018 में जो ड्रास्टिक चेंज हुआ था यूपीआई का इंट्रोडक्शन, उसकी वजह से तो आज के डेट में ट्रांजेक्शन का डिजिटल ट्रांजेक्शन का परसेंटेज काफी हाई हो गया। आज फिलहाल एक न्यूज भी आया था रिसेंटली कि कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू किया गया। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं बताऊंगा आपको। ये इसी मंथ का न्यूज है।
इससे पता चलेगा कि आप कितने अपडेटेड हैं अपने एग्जाम को लेके। और जो पेमेंट डिजिटल पेमेंट की कमेटी था, उस कमेटी का नाम क्या था? रतन वोटल कमेटी। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे डिजिटल पेमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो यूपीआई आप देख लें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो फ्यूचर की बैंकिंग होगी हमारी, आप अंदाजा लगा सकते हैं आज हम डिजिटल बैंकिंग पे हैं, तो जो फ्यूचर का बैंकिंग होगा वो एआई और ब्लॉकचेन के बेस्ड पे होगा कि फ्रॉड डिटेक्ट कर पाए, सिक्योर ट्रांजैक्शन हो। नियो बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो फिजिकल ब्रांच नहीं होगा, सिर्फ आप डिजिटल बैंकिंग की बात करेंगे। इसके जैसे आप आज के डेट में देखते हैं हम कि ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस मर्ज हो गए, या जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनके उतने गवर्नमेंट सेक्टर के कंपैरिजन में कोई नंबर ऑफ ब्रांचेस काफ़ी कम है, लेकिन इनका बिजनेस ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि अपना टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, या टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़्यादा काम करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आज एक्सिस बैंक में अगर आपको अकाउंट खोलना है, तो हो सकता है आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट बैंक्स में भी है, लेकिन हर गवर्नमेंट बैंक में ये फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सर्विस के ऊपर ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक के सर्विस के अकॉर्डिंग भी उनका बिजनेस ग्रो करेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एक मोटिव है कि डिजिटल पेमेंट में बढ़ावा हो, क्योंकि जब लोग ज़्यादा आएंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो उससे भी डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई ने भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, अगर आपको उसका नाम पता हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल आज के टॉपिक से जो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग था कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, मतलब मोर्टार बैंकिंग से, मोर्टार बैंकिंग मतलब कि ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग जो था कि हाथ से हम कागज से कलम से लेन देन करते थे, वहां से आज हम यूपीआई तक पहुंच गए, जिसमें कि विद इन सेकेंड पेमेंट होता है। तो ये हमारा बैंक का ट्रांजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन था कि हम कहाँ से कहाँ तक आए, यही बैंकिंग हिस्ट्री में था। इसी में से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभार, लेकिन हम सिलेबस पूरा करेंगे, चाहे क्वेश्चन एक आता हो चाहे 5 आता हो। इसीलिए हम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, और मैं आपसे भी यही कोशिश रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रोज सेशन को देखिएगा, कि जिससे आपका अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो वो भी आपका कवर हो जाए। और मैं आपने जैसे आपको बताया कि क्लास जो होगा MWF में होगा आपका बैंकिंग का। इसके अलावा जो 3 डेज बचेंगे उसमें हम फाइनेंशियल अवेयरनेस का देखेंगे, और करंट से बैंकिंग और फाइनेंस से जो करंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए, और जो हमारा एक दिन बचेगा उसमें हम पूरा रिवाइज करेंगे MCQ। तो प्लान के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो। इसीलिए अगर आपको, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंटिन्यू रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर आपको चैनल इससे बेनिफिट होगा तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि उनको भी एग्जाम में बेनिफिट हो पाए। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो आप मुझे कमेंट करके या टेलीग्राम के थ्रू बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।